Good Good afternoon, sir. afternoon, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आज क्लास हो रही है आपकी इस बार नहीं लॉन्ग ब्रेक है ना। मेरे ख्याल से कब हुई थी क्लास? आज संडे को हो रही है। वैसे फिर इसकी क्लास काफी बीच में होती है। चलो कोई नहीं, आपको टाइम मिल गया सो दैट यू कैन कवर अप द कंप्लीट थिंग है ना। तो बाकी सिलेबस देख लेंगे तो हम क्लासेस वगैरह लगा के कर ही देते हैं, ठीक है ना। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपकी क्लास लगती रहेगी। नो नीड टू वरी अबाउट द पेस ऑफ सिलेबस। वो हमारे पास प्रोग्राम होता है, हम कर लेते हैं उसके साथ, ठीक है। तो अभी आपको लॉज ऑफ मोशन हम कर रहे हैं एंड काइनेमेटिक्स वी आर डन। काइनेमेटिक्स की मैं प्रैक्टिस शीट अब देते जाऊंगा आपको मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मॉड्यूल वगैरह ऑलमोस्ट आपने कर ली होगी। तो इसलिए मैं नहीं दे रहा था क्योंकि मॉड्यूल में अगर आप कर रहे हो तो दो चीजों का सही नहीं होता है। हमेशा ऐसे रूल बनाना कि एक कंप्लीट हुआ तभी दूसरे पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मल्टीपल चीजों को एक साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक मॉड्यूल कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, फिर किसी दूसरे चीज का। आई विल गिव द प्रैक्टिस शीट्स, उसमें काफी क्वेश्चंस होंगे जैसे आपको वेक्टर की मिली थी, सो दैट आप सारे कंसेप्ट उसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो आज देखता हूँ, आज करूंगा शेयर प्रैक्टिस शीट, है ना, और उसका आंसर की ट्यूसडे को दे देंगे। तो मीनवाइल आप सॉल्व कर लेना उसे थोड़ा सा, है ना। वो आसान क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिस शीट का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस, फिर वो ठीक से कंसेप्ट को रिवाइज कर दे, है ना। अभी कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं होने वाला है आपका? कोई टेस्ट की प्लानिंग मुझे सर टेस्ट कुछ सर बताया डेट किसी नहीं ने? आई अभी। अच्छा डेट नहीं है, चलो कोई नहीं। या तो काइनेमेटिक्स का टीडब्ल्यूटी होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा काइनेमेटिक्स का, या मेजर टेस्ट का मुझे पता नहीं शेड्यूल क्या है, वो चेक करूंगा। मेजर टेस्ट भी होगा उसमें, है ना, जिसमें कि ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आएगा जो अभी तक आपने पढ़ा, है ना। तो ये कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, है ना। उसके बाद चलो, है ना। तो आपके डिस्कशंस में मैं देखता हूँ थोड़ा सा भी आपके जो सॉल्यूशंस की लेंथ है थोड़ी सी बड़ी हुई है, उसको थोड़ा सा और छोटा करो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जब मैं डिस्कशन देखता हूँ ना, थोड़ी सी लेंथ मुझे ज्यादा लगती है, थोड़ा सा और कम करोगे, है ना। वो कम आपका रिलेटिव मोशन को इनकॉर्पोरेट करके, है ना, वो करोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज आप ट्राई करते रहो। चलो, तो यहाँ पे हम जो आज टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड विद एनएलएम। और एनएलएम में हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लिया, है ना। कि फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में वी हैव डिस्कस्ड कि कोई भी अगर सिस्टम है तो उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे और किस तरह से डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, कि बहुत सारे फोर्सेस जब एक्ट करते हैं तो हाउ टू प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम आ जाते हैं न्यूटन्स के लॉज के ऊपर, है ना। भाई न्यूटन्स के 3 लॉज हैं कौन कौन से, है ना। भाई न्यूटन्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करें, है ना। कि जो 3 लॉज हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी मैकेनिक्स आपकी बेस्ड है ना। वो लॉज हम जानते हैं, इसे प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल फॉर्मेशन। अर्लियर साइंटिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन था, लेकिन फाइनली हम इसको न्यूटन्स लॉ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल में डिस्कस द फर्स्ट लॉ, है ना। लेकिन ये सारे लॉ से पढ़ने से पहले ना, आई फॉरगॉट वन थिंग, कि लॉ पढ़ने से पहले आपको रेफरेंस फ्रेम का आइडिया होना चाहिए। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक कंसेप्ट, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, है ना। इसके बिना हम न्यूटन्स के लॉ डिफाइन ही नहीं कर पाते, है ना। वी कैन टॉक अबाउट द रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम वही मतलब है कि जो भी चीज आप सिचुएशन एनालाइज कर रहे हो, आप किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, मतलब किसके रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही आपका क्या होता है, जैसे आपका रेफरेंस फ्रेम है ना। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही आपका क्या होता है, जैसे आपका रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम की 2 कैटेगरी होती है। एक तो फ्रेम आपका होता है इनर्शियल फ्रेम, है ना। हम यहाँ पे बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम की। तो जो आपका इनर्शियल फ्रेम होता है, ये एक ऐसा फ्रेम होता है जिसका की एक्सेलेरेशन 0। तो जब भी हम इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे तो इनर्शियल फ्रेम इज द फ्रेम ऑफ 0 एक्सेलेरेशन, 0 एक्सेलरेशन। तो ऐसा कोई भी फ्रेम जिसका कि एक्सेलेरेशन 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कि आपका इनर्शियल फ्रेम। फिर आपको होता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इनर्शियल फ्रेम इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट उसे को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगता ही है ना। तो हर चीज एक्सेलरेटेड ही होती है।
तो ऐसा फ्रेम तो वैसे पॉसिबल नहीं है जिसका कि एक्सेलेरेशन क्या होगा जैसे कि आपका 0। इवन अर्थ भी इनर्शियल फ्रेम नहीं, क्योंकि अर्थ आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। हाँ कि भाई अर्थ क्या कर रही है कि आपकी रोटेट भी कर रही है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर रेफरेंस फ्रेम समझा दीजिए। रेफरेंस फ्रेम मतलब भाई मैंने समझाया ही कहाँ पे। रेफरेंस फ्रेम का तो मतलब सर होता मेरा है कनेक्शन लॉस्ट हो गया था ना। जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हो, जिसके ओके रिस्पेक्ट सर। में हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं उसी को हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। एक रेफरेंस फ्रेम होता है इनर्शियल फ्रेम, तो इनर्शियल फ्रेम होता है फ्रेम ऑफ जीरो एक्सेलेरेशन। तो मैंने बोला अर्थ का भी एक्सेलेरेशन जीरो थोड़ी है, वो अपने एक्सेस के अराउंड क्या कर रहे हैं, आपके रिवॉल्व में रोटेट कर रहे हैं, तो उसका वो एक्सेलेरेशन कुछ होता है। तो अर्थ को भी फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम नहीं मान सकते। फिर हम ऐसा बोलते हैं कि वैसे फ्रेम ऑफ जीरो एक्सेलेरेशन इज नोन एज ए इनर्शियल फ्रेम। अर्थ राइट कैन बी कंसिडर्ड एज, है ना, कि अर्थ को हम मान सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम। अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज राइट इनर्शियल फ्रेम, inertial frame because acceleration due to earth rotation and revolution, earth rotation and revolution, right, is 0.034 meter per second square. Where can be considered as an inertial frame because acceleration due to the earth rotation and revolution is very low, 0.034 meter per second square, which is right very less as compared to g, as compared to acceleration due to इक्विलिब्रियम की स्टेट में तो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। acceleration due to gravity, है ना। तो अब रखना कि जो इनर्शियल फ्रेम होगा ये आपका हो जाएगा फ्रेम ऑफ जीरो एक्सेलेरेशन, को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और अर्थ को हम मान सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू द अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन जो होगा वो सिर्फ इतना होता है, बहुत कम होता है। जब ये रोटेट करती है अपने एक्सेस के वो और सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती है तो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो अर्थ भी एक्चुअली एक्सेलरेटेड बॉडी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो होता है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड, है। इसलिए हम मान लेते हैं कि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल इनर्शियल फ्रेम हमेशा मान के चलिए भाई अर्थ जो है वो आपका एक इनर्शियल फ्रेम। और कोई भी चीज अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं हो रही है मतलब वो भी इनर्शियल है। अर्थ को हमने मान लिया कि इनर्शियल फ्रेम है और कोई भी चीज अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं हो रही है मतलब वो भी चीज क्या हो जाएगी, इनर्शियल हो जाएगी। तो सिंपल सा ऐसा है कि अगर मैंने कोई ऑब्जर्वर ऐसा ले लिया, ये आपका कोई ऑब्जर्वर है ना, और ये अगर यहाँ पे रेस्ट पे मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट पे है तो इस ऑब्जर्वर का जो फ्रेम होगा वो कैसा हो जाएगा, जैसे कि आपका इनर्शियल, इसका फ्रेम कैसा हो जाएगा, इनर्शियल। अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर है, ये किसी ट्रॉली में है, बट सर इस पे जी तो लगेगा। अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ये कैसे मूव कर रही है अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से, और इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वर अगर है, हमेशा फ्रेम ऑब्जर्वर का होता है ना, फ्रेम का रिलेशन ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि फ्रेम का रिलेशन किससे होता है, जैसे कि आपका ऑब्जर्वर से। तो अर्थ को आपने मान लिया कि अर्थ इनर्शियल है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जर्वर इस तरह से रेस्ट है तो उस ऑब्जर्वर का फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका जो फ्रेम होगा वो कौन सा हो जाएगा, जैसे कि आपका इनर्शियल। कोई भी चीज जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सलेट नहीं हो रही है उसके फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका इनर्शियल। जैसे इनर्शियल फ्रेम है ऐसे ही आपका एक नॉन इनर्शियल फ्रेम भी होता है। नॉन सर इनर्शियल इसका सेकंड केस एक और बार बता दो। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा ना। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है मतलब वही होता है एक्सेलेरेशन जीरो, और कोई चीज अगर कांस्टेंट से जा रही है तो भी उसका एक्सेलेरेशन जीरो। तो अगर अर्थ को आपने इनर्शियल मारा है और अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर दोनों के एक्सेलेरेशन जीरो है तो ये दोनों के फ्रेम भी कैसे हो जाएगा, जैसे आपके इनर्शियल। ऐसे आपका जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम,
तो जो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, दिस इज एक्सीलरेटेड फ्रेम, है ना। कोई भी ऐसा फ्रेम जो कि एक्सीलरेट होता है, एक्सीलरेटेड फ्रेम, ऐसा कोई भी फ्रेम जो कि एक्सीलरेट हो रहा है इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल, ऐसा कोई भी फ्रेम जो कि एक्सीलरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल, है ना। तो सिंपल सा ऐसा है कि कोई भी ट्रॉली अगर इस पर से है ना, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या अर्थ के रिस्पेक्ट में ये ट्रॉली अगर किसी एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, तो इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो इस ऑब्जर्वर का जो फ्रेम होता है वो नॉन इनर्शियल, इसका फ्रेम क्या हो जाएगा आपका, नॉन इनर्शियल। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो मैकेनिक्स की स्टार्टिंग होती है वो फ्रेम से ही होती है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप चूज करते हो कि आपका फ्रेम क्या है, वेदर फ्रेम इज इनर्शियल, वेदर फ्रेम इज नॉन इनर्शियल। पहले हम क्या चूज करते हैं, फ्रेम, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रेम सिस्टम देन फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्रेम दो तरह के होंगे, इनर्शियल जिसका कि एक्सेलेरेशन 0 होगा, पहले तो केस, और दूसरा फ्रेम क्या हो जाएगा सर आपका नॉन इनर्शियल, जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सटेंड होगा। तो उस तरह के फ्रेम को क्या होता है सर आपका नॉन इनर्शियल। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। तो इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो दिस इज नोन एज ए रेफरेंस फ्रेम। हाँ बिल्कुल सुपर्णा हम बोल सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू रोड, अगर कोई व्हीकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है ना, कि जो ट्रेवल कर रहा है, तो बेसिकली आपका उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हैं, है ना, उसको हम इनर्शियल बोल सकते हैं, है ना, कि अगर उसके रिस्पेक्ट में जा रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि आपका इनर्शियल फ्रेम। ये आपका आ गया इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका हम आ जाते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए डिफाइन किया है कि न्यूटन्स लॉ जो है ना, इट इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो गलत है। अब हम आ जाते हैं भाई, फ्रेम पढ़ने के बाद वी कैन टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉ। तो आप ध्यान रखना, जो न्यूटन्स लॉ है, सबसे पहले हम आ जाते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज सिंपली नोन एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ क्या है आपका सेकंड। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसका स्टेटमेंट सिंपल सा ऐसे समझना, है ना, कि भाई जब भी हम यहाँ पे, क्योंकि इन जो 3 लॉज हैं इसको अच्छी तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं तो इसमें हमेशा कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती है, कई बार हम उसको सही से समझ नहीं रहे हो, है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे आपका न्यूटन्स के 3 लॉज, है ना, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। तो हम ये बोलेंगे कि पहला जो लॉ है वो ये बोलता है, इन एब्सेंस ऑफ राइट नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स when viewed from inertial frame, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ही इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। when viewed from inertial frame, right, body is at rest, remain at rest, ये हम जानते हैं, remain at rest, and body right moving with constant velocity, है ना, with constant velocity, ठीक है, since object rest, remain at rest, and body moving with constant velocity, keep on moving with constant velocity, ये आपका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम में नहीं लग रहा है, तो अगर हम इनर्शियल फ्रेम से देखें,
ये वर्ड लगाना जरूरी है, अदरवाइज न्यूटन्स लॉ की डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। बॉडी इज एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट, एंड बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मींस ये है कि बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि अपने में चेंज को अपोज करता है ना, कि बॉडी की अपनी नेचुरल टेंडेंसी है कि अपने में चेंज को क्या करता है कि आपका अपोज करता है। तो हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं property of a body, property of a body to oppose, right, change in is the state of rest or motion, right, is called inertia, and mass is measure of inertia, ये फर्स्ट लॉ का कंक्रीट स्टेटमेंट है ना, कि भाई इसको एज इट इज आप इसका सिलेक्ट करना। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो रेस्ट पे रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे कि अपने स्टेट में चेंज को अपोज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और इनर्शिया जो होती है वो मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, जैसे आपका ज्यादा होगा। इनडायरेक्टली ये तो एक आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो कि भाई फर्स्ट लॉ को हम किस तरह से प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। लेकिन हमारे जो काम की चीज है इससे सिंपल सा ये निकल के आया है कि किसी बॉडी के ऊपर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो उसका एक्सप्रेशन भी 0 है ना। मतलब जो मेन जो चीज आई है यहाँ पे वो ये आई है। सर ये डेफिनेशन में एंड के बाद क्या लिखा है, एंड मैन एंड मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, भाई इनर्शिया को हम किससे मेजर करते हैं, मास से। जितना ज्यादा बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके स्टेट में चेंज का पोजीशन उतनी ज्यादा होगा, बस उसका इनर्शिया उतना ही क्या होगा, इसलिए आपका ज्यादा। ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ। हमारे काम की जो चीज है इसको कंक्लूड अगर हम करें तो सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, if net external force is 0, then acceleration will also be 0. अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो उसका एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, जैसे आपका 0, राइट। तो ये इसका कंक्लूजन है, वही बात है। रेस्ट का मतलब भी एक्सेलेरेशन 0 और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी एक्सेलेरेशन 0। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस बॉडी का एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, बेसिकली आपका 0। तो ये होता है बेसिकली आपका फर्स्ट है ना। ये फर्स्ट लॉ को हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन। ऐसे मैं जाता हूँ सेकंड लॉ के ऊपर, हाँ, कि वेट फॉर सम टाइम, लेट मी रिफ्यूल माय थिंग। इसमें एक वर्ड लगाना जरूरी है जो आपने 9th क्लास में नहीं लगाते थे। 9th क्लास में इनर्शियल फ्रेम वर्ड यूज नहीं करते, उसके बिना तो ये डेफिनेशन पूरी इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम। कभी कभी हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, उसी फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका इनर्शियल फ्रेम। अब आ जाते हैं सेकंड लॉ के ऊपर, है ना। यहाँ पे वर्ड करते हैं इसलिए आपके सेकंड लॉ। अब देखो सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो ना एक्सलेशन 0 होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, तो बॉडी एक्सलेट होगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सलेशन 0 होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होगा नेक्स्ट तो क्या होगा, बॉडी एक्सलेट होगी। तो हम सिंपल सा बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, व्हेन व्यूड फ्रॉम राइट inertial frame, when viewed from inertial frame, net external force viewed from inertial frame, acceleration of a body is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू right net external force and inversely proportional to mass ये आपका होता है ना कि जब हम इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो एक्सेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कि आपका मास होगा। बस मैथमेटिकली किसी बॉडी का जो एक्सेशन होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्सटर्नल लगा हुआ, दिस इज नोन एज ए नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स का सम, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका मास होगा, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इनर्शियल फ्रेम से देखने से बेसिकली आपका ये होगा, है ना। आपको उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हम अगर ऐसा यूनिट लें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इंडायरेक्टली हम लिख सकते हैं एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, कि भाई सिग्मा एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी मास इनटू एक्सेशन, ये आपका न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेशन 0 होगा। सेकंड लॉ क्या है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेशन। ऑब्वियस बात है ये सारी वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर का साइन है कि जो डायरेक्शन नेट एक्सटर्नल फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेशन का। तो दिस इज सिंपली नोन एज ए न्यूटन सेकंड लॉ। एक ध्यान रखना न्यूटन सेकंड लॉ को ना अभी तो हम इसी को यूज करेंगे, लेकिन वैसे हम एक और तरीके से भी डिफाइन करेंगे। सेकंड लॉ की एक और डेफिनेशन होती है जो कि इसकी इक्विवेलेंट ही है ना, दोनों जो डेफिनेशंस है वो इक्विवेलेंट है ना। सेकंड लॉ की एक अल्टरनेट डेफिनेशन होती है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, कि इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन होती है नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum, ये भी इसके इक्विवेलेंट डेफिनेशन है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, भाई जो इसका इक्विवेलेंट एक स्टेटमेंट है वो भी यही, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। ये भी आपकी न्यूटन सेकंड लॉ की ही डेफिनेशन है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब इसको मैथमेटिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dt by dt, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सेम है ना। इसमें भी आपको पता है कि वैसे तो प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो हम इक्वालिटीज ले लें। हम यहाँ पे ले सकते हैं एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी डी by dt, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ की, दोनों चीजें सेम, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ma एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt by dt। ज्यादा फंडामेंटल वो है इसके है, लेकिन चूंकि इस चैप्टर में यही ज्यादा यूज होगा, है ना, इसलिए मैं उसके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर तो एक अलग चैप्टर है, एनसीईआरटी में दोनों चीजें एक पे दी हुई है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये एकदम अलग चैप्टर होता है, इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो अभी हम उसी पे फोकस करेंगे। एक्चुअली क्या होगा ना, पी की वैल्यू पुट करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी, है ना। भाई अगर मैं यहाँ पे ले लूँ पी की वैल्यू पुट कर दूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम यही तो होता है ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे, मास फर्स्ट फंक्शन वेलोसिटी सेकंड फंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी हम कोई वेरिएबल मास की बात ही नहीं कर रहे, अगर हम बात करूं सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास,
तो जब सिस्टम में कांस्टेंट मास होगा तो इसमें dm by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो अगर dm by dt की वैल्यू जीरो होगी तो जो सिग्मा एफ एक्सटर्नल होगा ये आपका हो जाएगा m इंटू डी बाई dt, और जो डी बाई dt होगा वो एक्सेशन हो जाएगा, मास इंटू एक्सेशन ही आता है। तो अभी जो हम बात करेंगे ना वेरिएबल की बातें नहीं करें, तो दोनों चीजें एक ही, चाहे आप डी बाई dt लिखो चाहे नेट एक्सटर्नल फोर्सेस को है ना। तो ये होता है न्यूटन सेकंड, है ना, कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेशन जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये हम इसको होता है न्यूटन सेकंड लॉ। सर dm by dt 0 क्यों है? क्योंकि मास कांस्टेंट है बेटा, कोई भी चीज कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है ना। अगर किसी केस में मैंने बोला इस बॉडी का कांस्टेंट होगा, हाँ बेटा करेंगे इस पढ़ना, उसके ऊपर मैथ्स कर लेंगे फर्स्ट टॉपिक पर। Why you are using सिग्मा? सिग्मा का मतलब सम होता है, किसी फोर्सेस का जब हम सम लिखते हैं तो सिग्मा यूज, बहुत सारे फोर्सेस को जब आप ऐड करते हो ना तो मतलब वो सम, सिग्मा का मतलब सम, ये सारे एक्सटर्नल फोर्स को हम सम करते हैं, है ना। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स का सम की बात करते हैं, वेक्टर सम की, वो किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू एक्सलेरेशन। तो ये आपका मेनली वही है कि अभी आपको सिर्फ इस पर फोकस करना, अभी आप मोमेंटम के चक्कर में मत पड़ो, ये एकदम सा अलग सा टॉपिक। ये हो गया आपका न्यूटन सेकंड। ऐसे हम जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे, है ना। ये बड़ा क्रूशियल है, जो थर्ड लॉ है इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होती है, कई बार हम इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते, पढ़ते तो बचपन से ही है ना, कि भाई किसी को ऐसा नहीं पता होगा कि थर्ड लॉ नहीं पता होगा, अपने से सबको पता होता है, लेकिन एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता। तो हम यहाँ पे लिखते हैं थर्ड लॉ। तो देखो थर्ड लॉ ये बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन फोर्स, फॉर एवरी एक्शन फोर्स, है ना, देयर इज equal and opposite reaction, equal and opposite, right, reaction force, and for every action force there is a equal and opposite reaction force, both act simultaneously, कोई टाइम लैग नहीं होता है, both act simultaneously, है ना, is of same nature, है ना, is of same nature, same nature, कि both act simultaneously, is of same nature and act on different bodies, and act on different bodies. ये आपका important चीज। For every action force there is an equal and opposite reaction force, both act simultaneously, एक साथ act करते हैं, is of same nature, है ना, and act on the different bodies. कभी भी एक बॉडी इसके ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन नहीं करती, अगर एक के ऊपर एक्शन है दूसरे ऊपर क्या एक्ट करेगा? जैसे कि आपका रिएक्शन। इसका कंक्लूजन ये हो जाएगा कि फोर्सेस कम्स इन पेयर, फोर्सेस कम्स इन पेयर, हमेशा पेयर में आते हैं, पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कम्स इन पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। अगर कहीं पे एक्शन है तो रिएक्शन जरूर होगा, हमेशा कुछ सिंगल फोर्स नहीं आता है ना, फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर। दिस इज Sir, द how न्यूटन both the force can act simultaneously at the same time? हाँ मैं एक साथ ही एक्ट करते हैं, वो हम एक्शन रिएक्शन नाम देते हैं, एक्ट तो एक ही साथ करते हैं, अगर एक्शन एक्ट कर रहा है तो उसी टाइम रिएक्शन भी एक्ट करता है। जैसे आपने वॉल के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स वॉल भी आपके ऊपर फोर्स लगाया, उसी टाइम लगाया, कोई टाइम लैग नहीं होता, तो सिंपल सा ऐसा है, both act simultaneously, is of same nature and act on different bodies. देखो पहली बात तो ये है कि this all is valid for force, ये कोई जनरल मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी का लॉ नहीं है, इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे जानबूझ के मैंने फोर्स वर्ड लगाया, फॉर एवरी एक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन,
है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि जनरल लॉ है कोई, है ना, जैसे हम बोलते हैं एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब आपको किसी ने गाली दी, पलट के उस पर गाली, है ना, बोला भाई एब्यूज किया उसको, मतलब क्यों, न्यूटन थर्ड लॉ, तुमने मुझे अभी एब्यूज किया, मैं भी तुम्हें एब्यूज कर, वो जनरल कोई बिहेवियर लॉ नहीं है, दिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फोर्स ऑन, फॉर एवरी एक्शन फोर्स, अगर कहीं पे कोई एक्शन फोर्स है तो इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स जरूर है। दिस इज नॉट जनरल साइकोलॉजी और जनरल बिहेवियर, दिस इज रिलेटेड टू द फोर्स, हाँ, दोनों एक साथ एक्ट करते हैं, जैसे एक्ट किया एक्शन वैसे रिएक्शन एक्ट करते हैं, इज ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब हो जाएगा कि ग्रेविटेशन का रिएक्शन ग्रेविटेशन ही, स्प्रिंग फोर्स का रिएक्शन स्प्रिंग फोर्स ही, नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन ही, इज ऑफ सेम नेचर एंड एक्ट ऑन द डिफरेंट, दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, तो कई बार स्टूडेंट में कंफ्यूजन ये होता है, कई बार मैं पूछता हूँ, यानी कई बच्चे 12th पास करके आ जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल उसमें मिस्टेक्स होते हैं, है ना, जैसे एक कोई सिचुएशन ले लेते हैं हम इसमें कि ये आपका सपोज कोई अर्थ है, समझिए, इस तरह से आपने अर्थ ले लिया और अर्थ के ऊपर आपने इस तरह से किसी प्लेन सरफेस पे आपने ऐसे कोई ब्लॉक प्लेस किया, अब मैं बोलता हूँ कि प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में दो फोर्सेस होंगे, एक तो वेट लगेगा और दूसरा नॉर्मल होगा, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, वेट एंड नॉर्मल दोनों क्या है, आपकी इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, mg एंड नॉर्मल इज नॉट एक्शन रिएक्शन, है ना, हम यहाँ पे कंफ्यूजिंग रिमार्क देंगे कि mg फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स आर नॉट एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, दो इक्वल एंड अपोजिट है, केवल नॉर्मल और वेट इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, इसलिए नहीं है दो वजह से, क्योंकि दोनों सेम नेचर के नहीं है, mg तो ग्रेविटेशन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, तो दोनों हो ही नहीं सकते एक्शन रिएक्शन पेयर, और दूसरा दोनों एक बॉडी में थोड़े लगते हैं एक्शन रिएक्शन, ये तो दोनों ब्लॉक पे लग रहे हैं, तो कभी भी एक बॉडी पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं लगता, वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे, पहली बात तो ये है कि mg एंड जो है ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है तो फिर इसका रिएक्शन है क्या, इस mg का रिएक्शन क्या होगा, इस नॉर्मल का रिएक्शन क्या होगा, और ध्यान रखना कि ये तो ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम ला रहे हैं ना, अगर मैं अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम हूं ऐसे, तो अर्थ के सेंटर में भी एक फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, कि अगर अर्थ किसी mg फोर्स से इस ब्लॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ब्लॉक भी mg फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन नॉट बहुत ह्यूज बॉडी, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, मैं बोलूंगा ये mg जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, अगर ये एक्शन फोर्स है, तो जो अर्थ पे लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, रिएक्शन, अब सही है, वेट का रिएक्शन वेट ही हो गया, एंड एक्शन अगर ब्लॉक के ऊपर लग रहा है तो रिएक्शन अर्थ के ऊपर, ऐसे इस नंबर का यहाँ पे अगर इक्वल कैसे हुए, दोनों फोर्स इक्वल ही होते हैं, हमेशा इक्वल अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इक्वल अपोजिट होता है, जैसे आप थर्ड ध्यान दो, आपने जो 9th में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैं बोलता था एक मास कोई m1 है और एक यहाँ पे कोई मास m2 है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जिस फोर्स से m1 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था उसी फोर्स से ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट, वैसे ये भी है, जिस फोर्स से अर्थ की तरफ ये ब्लॉक पर अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से ब्लॉक भी इसको अपनी तरफ, इसी को हम बोलते हैं एक्शन, मास में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, ये आपका हो गया एक्शन और ये क्या हो गया रिएक्शन, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर, ये दो, है ना, दीज आर द एक्शन रिएक्शन पेयर, ऐसे वही है कि इस कांटेक्ट में अगर अर्थ उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रहा है, ये भी तो अर्थ के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये अगर ऊपर लग रहा है तो इसके ऊपर नॉर्मल ऐसा, तो अगर इसको मैं बोल रहा हूँ कि एक्शन है, किसी को भी आप एक्शन ले सकते हैं,
तो ये इसका रिएक्शन है ना, तो ये एक्शन रिएक्शन है ना कि भाई एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों सेम नेचर के हैं एंड एक्ट ऑन द डिफरेंट। अगर एक्शन ब्लॉक के ऊपर लग रहा है तो रिएक्शन किसके ऊपर लगेगा, जैसे कि आपके ये सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली इज ऑफ सेम नेचर एंड एक्ट ऑन द डिफरेंट। कभी भी एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं लगता है। अगर एक पे एक्शन लग रहा है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, जैसे कि आपका रिएक्शन है। जैसे हम ऐसा ले सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे रफ सरफेस है ना, और रफ सरफेस पे कोई चीज स्लाइड कर देंगे, है ना, ये सरफेस रफ है ना, तो जब ये स्लाइड करेगी तो इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा। तो ब्लॉक के ऊपर अगर फ्रिक्शन एफ लगता है तो इसका रिएक्शन फ्लोर के ऊपर आगे की डायरेक्शन है ना, कि भाई अगर अर्थ ब्लॉक के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है ना, तो ये ब्लॉक भी अर्थ के ऊपर फ्रिक्शन लगाता है अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक्शन रिएक्शन है कि एक्शन ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, रिएक्शन जो लग रहा है वो फ्लोर के ऊपर, दोनों अलग चीजों पे लग रहा है, हाँ सेम नेचर के एंड इक्वल एंड क्या है आपके अपोजिट। ध्यान रखना एमजी एंड एक्शन रिएक्शन क्या नहीं, ये दोनों एक्शन, ये दोनों एक्शन रिएक्शन, ये दोनों फ्रिक्शन जो है वो एक्शन रिएक्शन है ना। सर वेलोसिटी का कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ, क्या वेलोसिटी का रिएक्शन वेलोसिटी जो तो मूवमेंट कर रहा है वो, वेलोसिटी फोर्स थोड़ी है, फोर्स का रिएक्शन, फोर्स का रिएक्शन होता है, वेलोसिटी कोई फोर्स थोड़ी है। सर इसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन का फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का फ्रिक्शन ही रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन का नेचर हमेशा सेम है। जितना फ्रिक्शन ये ब्लॉक पे लगा रहा है, ब्लॉक इसके ऊपर सेम फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन ही होगा। अगर इसका होगा एक्शन जो कि ब्लॉक के ऊपर लग रहा है तो फ्लोर के ऊपर इसका रिएक्शन होगा, है ना, हमेशा सेम नेचर के होते हैं एक्शन रिएक्शन, कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन का रिएक्शन नॉर्मल होगा, वेट का रिएक्शन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, बिल्कुल मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट। सर फिर तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, फिर सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस हो जाएंगे। यस जैसे पूरे को सिस्टम लेंगे तभी तो उसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं हम। भाई आप सिस्टम जो लोगे दोनों को तो इकट्ठे थोड़ी लोगे, या तो आप ब्लॉक को सिस्टम लोगे तो फिर ये फोर्स नहीं आएगा, या आप फ्लोर को सिस्टम लोगे तो ये वाला फोर्स नहीं, दोनों एक साथ थोड़ी आएंगे। भाई सिस्टम में तो चूज करोगे, आप ब्लॉक लोगे तो ये फ्रिक्शन को ब्लॉक से क्या मतलब, तो फ्लोर के ऊपर लगेगा, और जब आप फ्लोर को सिस्टम लोगे तो ब्लॉक के ऊपर वाला फ्रिक्शन ही है। अगर मैं दोनों को सिस्टम लूंगा फिर सर वो वेट, चीज सर वो वेट अपवर्ड कैसे लग रहा है ऊपर की तरफ, वेट तो सर डाउनवर्ड लगता है। अर्थ के सेंटर पे फोर्स लग रहा है, वो अर्थ के सेंटर पे फोर्स लग रहा है, वो अर्थ है वो, ये चीज मैंने अर्थ लिया हुआ है। अर्थ के सेंटर पे फोर्स जो लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है ना। वो तो हम हमेशा यूजुअल लाइफ में क्या करते हैं, ब्लॉक ही लेते हैं, इसलिए बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन अगर मैं अर्थ को ले लूं पूरे को तो उसके ऊपर तो सेंटर को ऊपर ही फोर्स लगेगा। अगर ये एक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन ध्यान रखना कि वो हम ब्लॉक को सिस्टम लेते हैं ना तो हम बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड यूजली, लेकिन अर्थ के ऊपर उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ। हाँ लेकिन ये फोर्स इतना कम है और ये इतना ह्यूज बॉडी है कि उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो मैग्नेटिज्म है, इसलिए उसका इफेक्ट इतना अप्रिशिएबल नहीं है। तो सर इन दोनों का mg इक्वल कैसे हो जाता है फिर? तो मैं आप समझ नहीं लेगा, न्यूटन्स लॉ है ये कि दोनों यूनिवर्स में हर बॉडी एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ये m1 है, जितने फोर्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी उतने ही m2 अपनी तरफ इसको सेम फोर्स है। तो अगर ये अर्थ अपनी तरफ इसको mg से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये ब्लॉक भी अर्थ को अपनी तरफ सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से ये लॉ है। पर सर अर्थ का mg ज्यादा तभी तो ब्लॉक नीचे आ जाता है, तो फिर वो इक्वल कैसे हुए? अर्थ का mg ज्यादा नहीं है, अर्थ का ये mg तो सेम ही है, लेकिन ब्लॉक का मास कम है। एक्सप्रेशन जब निकालोगे ना तो आप लिखोगे mg/m,
इस ब्लॉक के लिए, तो mg बाई m a की वैल्यू g आ जाएगी, g हम जानते हैं, तो इस तरह से अगर हम छोड़ दें तो कोई भी चीज g से जाएगी। फोर्स तो दोनों में सेम लगता है, लेकिन मैं अगर अर्थ का एक्सप्रेशन निकालूं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द अर्थ, तो आप लिखोगे mg बाई टोटल मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है ना, तो एक्सप्रेशन ऑफ द अर्थ जो होगा ऑलमोस्ट 0 होगा। वो एक्सप्रेशन आप बोल लो कि दो चीजों को कॉन्ट्रडिक्ट ब्लॉक नीचे आ रहा है, जी से नीचे आता है, फोर्स mg लग रहा है, मास से डिवाइड करेंगे जी आगे। ओके सर। इसके ऊपर फोर्स सेम लगता है, लेकिन मास इसका बहुत ज्यादा है ना अर्थ का, तो एक्सप्रेशन ऑफ द अर्थ ऑलमोस्ट आपका ये चीज फैक्ट्स है ना कि भाई इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है सिर्फ एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, कहीं भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी और एक्शन रिएक्शन सेम नेचर के होना चाहिए। वेट का रिएक्शन वेट, नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन, और दोनों अलग अलग बॉडी का लगेगा। अगर ये फ्रिक्शन ब्लॉक के ऊपर लग रहा है तो उसका रिएक्शन किसके ऊपर लगेगा, फ्लूइड। तो ये आपके 3 लॉज। अब मैं आता हूं कि भाई इस 3 लॉज के ऊपर बेस्ड व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच। सर भाई इस 3 लॉज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच क्या होगा। हाँ देखो, इसमें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच इसमें यूज करोगे तो देखो सबसे पहले इन जनरल है ना, न्यूमेरिकल सॉल्विंग से पहले मैं एक चीज थोड़ा सा ले लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज नोन एज assumptions in mechanics। assumption in mechanics, जब हम मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं ना तो वी एज्यूम फ्यू थिंग्स। आप एक्चुअली आज मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो मैं आपके मैसेज उतने पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी, है ना। ये आपका आ गया। तो assumptions in mechanics, तो देखो जो assumptions in mechanics है उसमें मतलब ये चीज हम मान के चलते हैं, जस्ट assume किया, मतलब ऐसे एक्चुअली होगा कोई जरूरी नहीं। तो सबसे पहला जो assumptions होता है, हम बोलते हैं all bodies are rigid, all bodies are rigid, कि जो भी बॉडी है हम उसको रिजिड मान के चलते हैं, मतलब कितना भी फोर्स अप्लाई करें उसकी शेप में कोई चेंज नहीं। तो assumptions in mechanics में पहला assumptions हो गया all bodies are rigid। सेकेंड assumptions हो इसमें ये हो जाएगा कि all strings, जो भी हम इसमें strings यूज करेंगे, strings are massless and unstretchable, unstretchable, कि जो भी आप इसमें स्ट्रिंग यूज करोगे वो मासलेस है, वैसे उसका कुछ मास होगा लेकिन उसको क्या एज्यूम कर लेना, मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल, मतलब वो स्ट्रेच नहीं होगी। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपने कोई स्ट्रिंग हैंग कर दिया आईएल स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का अपना कोई मास नहीं होगा जब तक दिया नहीं। ये स्ट्रिंग मासलेस होगी और अनस्ट्रेचेबल होगी, ये वेट को हैंग करने में भी इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं है। तो जस्ट हम एज्यूम करते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली सही हो कोई जरूरी नहीं। ऑल स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल। थर्ड हो जाएगा ऑल पुलीज आर, जो भी हम इस न्यूमेरिकल्स में पुलीज यूज करेंगे, पुलीज आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, जो भी आप पुलीज यूज करोगे इसमें, आप ये पुलीज हम यूज करते हैं फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। इस तरह से हम पुली लेते हैं कोई, और इससे कोई सिस्टम इस तरह से हैंग होता है, तो इस चीज को हम पुली बोलते हैं। ये जो पुलिस होंगी इसका अपना कोई वेट आप नहीं दोगे, इससे वेट हैंग होंगे कोई ब्लॉक, लेकिन ये अपनी चीज क्या होगी, मासलेस होगी और कोई फ्रिक्शन भी ऑफर नहीं करेगी। जो भी हम पुलिस लेंगे वो क्या होगा, मासलेस एंड फ्रिक्शन, है ना। अगर नहीं भी दिया होगा क्वेश्चन में तो आपको मान लेना ये मासलेस होगी एज वेल एज क्या होगी, फ्रिक्शनलेस। एंड फोर्थ सर मुझे सेकंड वाला समझ नहीं आया, फिर स्ट्रिंग किस काम की, कोई मेटल से टांग दे। स्ट्रिंग्स
सर जब मेरे बात नहीं समझ रहा हूँ, मेरी बात समझो। एजम्पशंस जब आप कुछ कर रहे हो उसमें समझने वाली बातें क्या है? एजम्पशन का मतलब कोई ट्रू थोड़ी होता है कि जो भी हम रोक लेंगे, स्प्रिंग लेंगे, उसको हमने ऐसा एज्यूम किया है कि वो मासलेस होगी, बस उसमें क्या दिक्कत और अनस्ट्रेचेबल होगी। एक्चुअल हो सकता है कि स्ट्रेच भी होगी, उससे हो सकता है उसका मास भी होगा, तो जस्ट एज्यूम्शंस है ना। एज्यूम्शन मतलब अपनी तरफ से हम मान रहे हैं चीजों को सिंपल करने, बाद में हम एज्यूम्शंस हटा भी देंगे, है ना। जो भी स्ट्रिंग्स होगी इस तरह से उसको आप मासलेस एज्यूम करो और अनस्ट्रेचेबल है स्ट्रिंग, मतलब कितना ही फोर्स लगाएंगे इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं। पुली का भी मास होगा, मासलेस ले लेंगे। फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनलेस ले लेंगे। ऐसे एक और एज्यूम्शंस होता है, ऑल स्प्रिंग्स, जो आप स्प्रिंग यूज करोगे, स्प्रिंग्स आर मासलेस, है ना। किस तरह से जो आपने स्प्रिंग यूज कर रहे थे ना, ये भी आप मासलेस ले। तो ये 4 एज्यूम्शंस, किसी क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया हुआ है तो ये आपको एज्यूम करना है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसने क्वेश्चन में मेंशन करना है कि भाई नहीं, स्प्रिंग का मास है, पुली का मास है। अगर जब तक कुछ नहीं बोला गया ये सारे हम एज्यूम्शंस मान लें, तो सिंपलीफाई द थिंग्स। इसका पर्पस वही है कि स्टार्टिंग में हम चीजों को सिंपल रखना है। तो ये आपका आ गया एज्यूम्शंस इन मैथमेटिक्स। अब हम आ जाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। भाई न्यूटन्स लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या है ना। यहाँ पे बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। देखो, जब भी आप किसी मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो इन जनरल, चाहे वो एनएलएम का हो चाहे किसी दूसरे चैप्टर का, सबसे पहले वी डिसाइड फ्रेम, या हम फ्रेम डिसाइड करते हैं कि भाई जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किस फ्रेम से कर रहे हैं, इनर्शियल से कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल से कर रहे हैं। यूजली हम इनर्शियल लेते हैं लेकिन फ्रेम डिसाइड करते हैं। दूसरा स्टेप होता है हम डिसाइड करते हैं सिस्टम। पहला हम डिसाइड करते हैं फ्रेम, डिसाइड फ्रेम। सेकेंड स्टेप में हो जाएगा डिसाइड सिस्टम, कि भाई हम सिस्टम किस चीज को ले रहे हैं। आप सिस्टम इस ब्लॉक को ले रहे हो या इस पुली को सिस्टम ले रहे हो, तो सिस्टम तो किसी भी चीज को ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला इस तरह से आपको ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि सपोज मैंने बोला यहाँ पे 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक का मास है m1, एक ब्लॉक का मास है m2, है ना। m1 m2 ऐसा, m1 ऊपर है m2 नीचे, अब मुझे सिस्टम डिसाइड करना है। फ्रेम मैंने डिसाइड कर लिया, ग्राउंड से देख रहा हूँ, ये सारी चीजों को मैं कहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ, ग्राउंड से, मतलब इनर्शियल फ्रेम ले लिया। आप सिस्टम डिसाइड करने मतलब क्या सिस्टम आप ले रहे हो, जैसे m1, तो अगर आप m1 सिस्टम लोगे तो m1 के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होंगे, 2 फोर्सेस होंगे, m1g और एक नॉर्मल है ना। अगर आप m2 को सिस्टम लोगे, m2 के सिस्टम में 3 फोर्सेस हो जाएंगे, एक तो इसका अपना वेट m2 और 2 नॉर्मल, एक ऊपर वाला नॉर्मल m1 और एक यहाँ वाला नॉर्मल। तो सिस्टम आपके ऊपर होता है, मैं m1 सिस्टम लिया 2 फोर्स आते, m2 सिस्टम लिया तो 3 फोर्सेस आते। मैं कंबाइन भी ले सकता हूँ, अगर मैं इसका कंबाइंड सिस्टम ले लूँ एक साथ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द एक्शन रिएक्शन। जब कंबाइंड सिस्टम लेंगे तो दोनों का वेट लग जाएगा, या यहाँ पे बना लो कि जब मैं कंबाइंड सिस्टम लूंगा तो यहाँ पे दोनों का वेट आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा m1 m2। तो अगर मैं दोनों का सिस्टम ले लूँ तो दोनों का कंबाइंड वेट नीचे आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू, है ना। और एक फ्लोर का नॉर्मल m2 है ना, फ्लोर का नॉर्मल क्या आ गया, m2 आ गया, बस, है ना। आप देखो बीच वाला नॉर्मल में प्लॉट नहीं कर, क्योंकि अब वो इसके लिए नॉर्मल एक्सटर्नल था, इसके लिए भी नॉर्मल एक्सटर्नल था। जब दोनों को लेकिन हम ज्वाइन कर देंगे तो n1 और n1 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, एक के लिए कैंसिल नहीं होगा,
इसके लिए भी कैंसिल नहीं होगा। लेकिन जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये N1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। अब देखो हर जगह पे मैंने वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन्स लॉ में हर चीज में एक्सटर्नल वर्ड यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स ऐसा थोड़ी कि कोई फोर्स की बता देते हैं कि एक्सटर्नल, ऐसा नहीं है। आपका सिस्टम डिसाइड करता है। अगर आप M1 को सिस्टम लोगे तो M1 एक्सटर्नल है, M2 को सर सिस्टम लोगे तो M1 नीचे से N2 क्यों लग रहा है? नॉर्मल बॉडी में तो नहीं लगता। फ्लोर पे रखा हुआ है। ये फ्लोर है ना बेटा, फ्लोर का नॉर्मल भी तो लगेगा उसके ऊपर। जहां जहां कॉन्टैक्ट होंगे वहां पे नॉर्मल लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। फ्लोर भी तो नॉर्मल फोर्स लगाएगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा वेट नीचे लग रहा है, फ्लोर ही तो नॉर्मल लगा रहा है। फ्लोर का नॉर्मल है तो लगेगा। तो N1 इस ब्लॉक के लिए एक्सटर्नल है, N1 इसके लिए भी एक्सटर्नल है। लेकिन जब दोनों को कंबाइन ले लेंगे तो यही N1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनल। और इंटरनल पेयर हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हम नहीं लेते हैं। इसको फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं करते। फर्स्ट स्टेप आ गया डिसाइड फ्रेम, सेकंड स्टेप आ गया डिसाइड सिस्टम, थर्ड स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं। भाई जो भी सिस्टम आप बना रहे हो उसको हम प्लॉट करेंगे फ्री बॉडी। सर जो M1 वाला ब्लॉक है सर, उस पे फ्लोर पे नहीं लगेगा नॉर्मल? वो क्यों लगेगा? क्या M1 का फ्लोर से कोई कांटेक्ट है? क्या नो M1 सर। का फ्लोर से कोई कांटेक्ट नहीं लगेगा यार? उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा भाई फ्लोर से। M1 फ्लोर से कनेक्टेड थोड़ी है। M1 जिससे कनेक्टेड है M2 से कनेक्टेड है, तो उसको नॉर्मल है। M2 दो जगह से कनेक्टेड है, ऊपर से भी कनेक्टेड है, नीचे से दोनों नॉर्मल। कंबाइन लेंगे, ये N1 और N1 पेयर में कैंसिल हो जाएंगे, वो इंटरनल बन जाएंगे। इसी को तो इंटरनल बोलते हैं। तो इंटरनल लेने की जरूरत ही नहीं है। वेट दोनों का कंबाइन और फ्लोर का कंबाइन। पहला स्टेप हो गया फ्रेम, दूसरा सिस्टम, तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम। जो भी आपने सिस्टम चूज किया, M1 चूज किया तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम, M2 चूज किया तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम, कंबाइंड सिस्टम किया तो उसका फ्री हटा गया। इसके बाद एक स्टेप और होता है, इफ नेसेसरी resolve the forces, resolve the forces। फोर्थ स्टेप, the first step में decide the frame, second में system, third में free body diagram, fourth में resolve the forces। है ना कि भाई किसी केस में अगर जरूरत पड़ रही तो फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, रिजॉल्व। फोर्थ स्टेप के बाद आपके क्वेश्चन का नेचर दो पार्ट में चेंज हो जाएगा। फोर्थ फोर्स स्टेप को के रिजॉल्व बाद कर देंगे मतलब? अभी बताऊंगा, आप लिख लो वैसे। अगर जरूरत पड़ेगी इफ नेसेसरी, है ना, रिजॉल्व द फोर्सेस के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो इफ नेसेसरी। किसी केस में नहीं भी जरूरत, इफ नेसेसरी। अब फिफ्थ स्टेप पे यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में चेंज होगा। एक तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो है ना, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो होगा। अगर ऐसा होगा तो एक्सप्रेशन भी जीरो होगा। इसको हम बोलते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सारे एक्सटर्नल फोर्स का सम जीरो तो एक्सप्रेशन भी जीरो होगा। बॉडी जो होगी वो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब वही तो होता है कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है देन we balance forces, we balance forces। और कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो ये स्टेप आ गया। भाई चार तक तो कॉमन थे। अगर किसी सिस्टम में एक्सटेंशन जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, में सारे फोर्सेस को हम क्या करेंगे, बैलेंस। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक बॉडी का एक्सटेंशन जीरो नहीं है, देन नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा मास इनटू एक्सटेंशन। अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस बैलेंस हो गए, सारे फोर्सेस का सम जीरो हो गया। अगर एक्सटेंशन जीरो नहीं है, कोई चीज एक्सटेंड हो रही है, किसी लिफ्ट के साथ ऊपर जा रही है,
तो फिर उस केस में नेट फोर्स की वैल्यू किसकी हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड। तो आप देखना प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स है ना, वही ये 5 स्टेप्स। एमएलएम के जो क्वेश्चंस होते हैं, अभी हम एज्यूम्पशंस ले रहे हैं, उसके साथ यही क्या होंगे सकते आपके 5 स्टेप। आज जो हम फोकस करेंगे ना, वो इक्विलिब्रियम पे करेंगे कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके न्यूमेरिकल सम किस तरह से हो सकते हैं आपका अटेम्प्ट। उसके न्यूमेरिकल करने के लिए फोर्सेस को हम क्या करेंगे, बैलेंस। तो आप लिखो सर एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बोलो। सर ये जो बॉडी का नॉर्मल होता है, हम इसको क्यों नहीं शो करते हैं? इसको शो नहीं करते हैं। जैसे तो N2 सपोज इन थर्ड डायग्राम जो N2 है वो नॉर्मल सरफेस का है, बट इसमें हाँ, जो फ्लोर M2 का। तो उसमें जो बॉडी का नॉर्मल होता है वो क्यों नहीं शो होता? बॉडी का नॉर्मल मतलब मतलब वो नीचे मतलब डाउनवर्ड लगेगा ना जो बॉडी का नॉर्मल होगा। हाँ वो लगेगा डाउनवर्ड, लेकिन वो जब हम करेंगे जब फ्लोर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, समझे? सर ये जैसे फ्री बॉडी M1 डायग्राम में ऊपर लग रहा है, N1 वैसे M2 में नहीं लगेगा? लगाता है M1 यहाँ पे, ओके मैं सर। M1 ऊपर लग रहा है तो यहाँ पे N2 में नीचे लग गया M1। लगाता है इसमें, अगर M1 को सिस्टम लोगे उसके ऊपर M1 ऊपर लग रहा है, अगर आप M2 को सिस्टम लोगे तो ये M1 नीचे लग रहा है। आप अगर इस M1 M2 को सिस्टम लोगे तो उसके ऊपर N2 ऊपर लग रहा है, अगर आप फ्लोर को सिस्टम ले लेते तो N2 उसके ऊपर नीचे भी लगता है। वो सब कुछ डिपेंड करता है आप सिस्टम क्या चूज कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ सेकंड स्टेप सिस्टम होती है, ऐसा मतलब क्यूओस में नहीं हम कर सकते, है ना? हर चीज को हम डिसाइड करेंगे। अगर M1 सिस्टम है तो उसमें ये 2 फोर्स है, M2 सिस्टम है तो इसमें ये 3 फोर्स। अगर M1 M2 कंबाइंड सिस्टम है तो इसमें एक तो दोनों का वेट प्लस फ्लोर का नॉर्मल। अगर आप फ्लोर को सिस्टम में लेते तो उसके ऊपर नॉर्मल डाउनवर्ड लगता है। उसी को हम अर्थ बोल रहे थे पहले कि अगर आप अर्थ को सिस्टम ले लो तो उसके ऊपर नॉर्मल डाउनवर्ड लगता तो है, हमेशा पेयर में आते हैं और सिंगल को कभी आ ही नहीं, है ना? अब बताओ। सर जो फ्री बॉडी डायग्राम कंबाइंड बनाएंगे उसमें का आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा नहीं लगेगा? M1 का। हाँ? अरे वेट ही सर तो आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स। कौन से फोर्स की बात कर रहे हो? इसमें कौन सा फोर्स मैंने नहीं बनाया? मुझे बताओ। N2 बना दिया, दोनों का वेट आ गया, और क्या लगाना चाहिए? दोनों का वेट आ गया और फ्लोर का नॉर्मल आ गया, आप क्या लगाना चाहते हो? मुझे मैं लगा देता हूँ। इन दोनों के बीच के नॉर्मल को लगाना चाहते हो, लगा लो ऐसे यार। सर 5th स्टेप एक बार बता दो। हाँ सर, 5th स्टेप तो भी न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल होगा तो समझ जाओ। 5th स्टेप तो आप लिख लो ऐसे। 5th स्टेप में कर सकते हो सर अगर बॉडी यूनिफॉर्म फ्री बॉडी डायग्राम। बेटा आपने लास्ट क्लास आपने मिस की है क्या? लास्ट क्लास अगर मिस किया तो मैं उसको रिपीट थोड़ी करूंगा। लास्ट क्लास के लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिटेल मैंने बताया है ना, कि किस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे भी डायरेक्शन वगैरह डिसाइड करें। इसके स्टेप्स फ्रेम, सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम, इफ नेसेसरी रिजॉल्व द फोर्सेस, नॉट ऑलवेज। और 5th स्टेप में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं क्वेश्चंस। अगर एक्सप्रेशन बॉडी का 0 है उसको उल्टा लिखो ऐसा से, इफ एक्सलेशन इज 0 देन नेट एक्सटर्नल फोर्स भी 0। उसी को हम बोलेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस बैलेंस हो। अगर एक्सलेशन 0 नहीं है नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू एक्सलेशन, बस राइट। ये अभी हम समझेंगे। अगर कोई बॉडी सबसे सर पहले यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो फिर वो भी इक्विलिब्रियम में इस पे अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो भी इक्विलिब्रियम में होगी। वो भी इक्विलिब्रियम में, वो भी इक्विलिब्रियम, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक इक्विलिब्रियम। सही बोला सर आपने, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगी ना? इक्विलिब्रियम में होगी। 2 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो दिस इज नोन एज ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम,
और बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है वो इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिजिक्स के हिसाब से रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है, दोनों इक्विलिब्रियम में, दोनों का एक्सेशन 0 होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, मींस फोर्सेस के ऊपर क्या होंगे, बैलेंस। अगर रेस्ट पे है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक। तो आज जो हम फोकस करेंगे ना सिर्फ इक्विलिब्रियम पे, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम ऑफ मेंटेन कर रही है तो उसकी सिचुएशन को आप किस तरह से एनालाइज। जैसे मैं एक सिंपल सा सिचुएशन आपको लिखता हूँ, तो आप सॉल्व मत करना, मैं खुद ही सॉल्व करूँ। यहाँ वेक्टर पे भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो वेक्टर ही तो है सारा, इक्विलिब्रियम में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा। हाँ, जैसे मैंने आपसे ऐसा बोला कि कोई सिस्टम आपका ऐसा, इसको ध्यान रखना, मैंने पहले भी करवाया। एक कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग लगी हुई है, एक कोई स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई है, इस तरह से कोई सिस्टम है कि आप सॉल्व मत करना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इससे आपने कोई वेट हैंडल किया और ये एंगल आपको दिया हुआ है, दिस एंगल इज सपोज 60 डिग्री, या इसको थीटा लिख लो, ये एंगल थीटा। तो आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ली, एक इंक्लाइंड स्ट्रिंग ली और एक वर्टिकल स्ट्रिंग। वापस बात, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस तरह से हैंग है तो रेस्ट पे है ना, एक इसका सिचुएशन आ गई इक्विलिब्रियम। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपसे पूछा जाता है कि सारी स्ट्रिंग में टेंशन कितना। तो देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना तो एकदम आसान काम है कि जब मैं स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इससे क्या मतलब है, इसमें T1 ऊपर लगेगा और इसका वेट नीचे लगेगा। तो अगर ये रेस्ट पे है स्मॉल एम तो मतलब T1 वेट को बैलेंस कर रहा हूँ, मतलब T1 की वैल्यू जो होगी वेट की, हाँ भाई इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट। अब मुझे निकालना है नहीं इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 कितना होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन T3 कितना। तो मैं बोलूंगा अगर ये मेरा ब्लॉक रेस्ट पे है तो जहां पे ये कनेक्टेड है ये भी चीज तो रेस्ट पे है ना, तो जहां पे कनेक्टेड है उसको आप कंसीडर करो। तो जब मैं उस चीज को कंसीडर करूंगा जहां पे तीनों स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्सेस होंगे वो ऐसे हो जाएंगे, एक इधर T1 लग गया तो ये टेंशन हमेशा अवे होता है, एक यहाँ पे T2 लग गया है ना, और एक यहाँ पे T3 है। और चूंकि T1 वेट के इक्वल है, बनाना आपको T1 ही चाहिए, लेकिन चूंकि T1 वेट के हम इक्वल पुट कर चुके हैं तो हम इसको वेट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे T1 हटा के वेट लिख देता। और आपने बोला, मैंने बोला कि ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम। तो देखो इक्विलिब्रियम में अगर है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेट वेक्टर T3 वेक्टर T2 वेक्टर। अगर ये चीज इक्विलिब्रियम में है, समझिए इक्विलिब्रियम में है तो हम लिखेंगे T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर, सॉरी T2 वेक्टर प्लस T3 वेक्टर प्लस mg वेक्टर। इन सबका वेक्टर सम 0 होगा ना, अगर इक्विलिब्रियम में वे तीनों वेक्टर का वेक्टर सम क्या होगा, इसलिए आपका 0 है। इसलिए आपका फ्री बॉडी डायग्राम में है और आपने यहाँ पे वेक्टर साइन एरो से डायरेक्शन शो कर रहे हैं ना, हाँ यहाँ पे वेक्टर साइन है 0। अब इसमें अगर मुझे निकालना तो आपको पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। भाई फोर्सेस को हम रिजॉल्व कब करते हैं, जब कोई चीज हॉरिजॉन्टल होती है तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज वर्टिकल है तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब किसी इंक्लाइन पे होते तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, ये एंगल अगर थीटा है तो T3 को रिजॉल्व, ये आपका हो गया T3 cos थीटा और ये हो गया T3 sin थीटा। और रिजॉल्व करने के बाद मैं बोलूंगा कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे,
अगर मैं सिर्फ वर्टिकल की बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो, तो आप देखो ये T3 cos थीटा है, ये वेट को बैलेंस कर लो। मैं लिख सकता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं इक्विलिब्रियम लूं तो T3 cos थीटा माइनस वेट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे वर्टिकली देखा मैंने तो T3 cos थीटा किसके इक्वल हो गया, वेट। यहाँ से T3 की वैल्यू आ गई, T3 आपका आ गया mg बाई cos थीटा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम देखूं तो T3 sin थीटा को T3 से बैलेंस कर रहा होगा, मैं लिखूंगा T2 माइनस T3 sin थीटा। तो जैसे हम हर जगह पे सेपरेट कर देते थे ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को, यहाँ पे मैंने कर दिया। वैसे इन जनरल तो ऐसा होगा, इन तीनों फैक्टर सम 0, लेकिन मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफरेंटली एनालाइज कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस होंगे, हॉरिजॉन्टल भी बैलेंस। तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 0। यहाँ से T2 की वैल्यू है ना, T2 की जो वैल्यू आ गई वो आपकी T3 sin थीटा, और यहाँ से T3 की वैल्यू आप यहाँ है ना, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आपका mg tan थीटा है। तो T3 की जो वैल्यू आ गई वो आपका mg tan सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नेट फोर्स 0 करके T1 mg के इक्वल है, T2 आपका आ गया mg tan थीटा, और जो T3 होगा वो mg बाई cos थीटा। सर फर्स्ट डायग्राम में T2 और T3 की डायरेक्शन क्या होगी? फर्स्ट डायग्राम में कौन सा फर्स्ट डायग्राम? सर इसमें इक्विलिब्रियम वाले जिसमें स्ट्रिंग से वो इसमें? कनेक्टेड है, इसमें यस सर, इसमें T2 और T3 की डायरेक्शन क्या होगी? जो भी आप सिस्टम लोगे उससे आगे होगी ऐसे होगी। T3 इस तरफ, T2 इस तरफ, ये जो भी आप सिस्टम लोगे उससे आगे लगेगा, जो भी आप सिस्टम लेंगे उससे कैसे लगेगा उसकी आपका आगे। वो तो मैंने अलग इसी चीज को तो वहां प्लॉट कर दिया है, कुछ चीजें चेंज थोड़ी होंगी सिंप्लीफाई करने के लिए कि हम सिर्फ इस चीज को कंसीडर करते हैं, इसको वहां पर वेट नीचे लग गया, T2 इधर लग गया, T3 इधर। अगर इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स। तो एक तो इसका तरीका ये है ना, और दूसरा तरीका जो अपने वेक्टर में, एक तो तरीका ये है कि रिजॉल्व एंड बैलेंस द फोर्सेस। जब भी इक्विलिब्रियम में होगा देन रिजॉल्व एंड बैलेंस फोर्सेस एंड बैलेंस, रिजॉल्व एंड बैलेंस करके इसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एक और तरीका मैंने आपको कहा था, हम साइन लॉ यूज करते थे। इक्विलिब्रियम जब भी किसी केस में होता था तो वी प्रेफर टू यूज द साइन लॉ, है ना, कि हम यहाँ पे साइन लॉ यूज करते हैं। इसी को हम लैमीज थ्योरम बोलते हैं, लैमीज, इसी को हम क्या बोलते थे, लैमीज, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इन तीनों सर ये तो T2 mg थीटा होगा ना, T2 होगा ना mg tan थीटा, तो T3 सर T2 T2 tan थीटा होगा ना, ये T2 है। साइन लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है, इक्विलिब्रियम का मतलब 3 फोर्सेस ऐसे हैं, तो T2 वेक्टर, T3 वेक्टर प्लस mg वेक्टर, इन सबका अगर सम 0 हो तो हम यहाँ पे साइन लॉ यूज कर सकते हैं। आप फिर से उस डायग्राम को बना लो, वेट है ना, T2 एंड ये आपका T3 है। तो आपको पता है ये वाला एंगल इसने थीटा दिया हुआ था, ये वाला एंगल जो होगा वो 90 प्लस थीटा होगा, सही है। ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 180 माइनस थीटा होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो 90 होगा।
तो अगर इन तीनों का सम 0 है तो वी कैन यूज द साइन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं T2 बाई इस एंगल का साइन, साइन ऑफ 180 माइनस इक्वल टू T3 बाई, ये वेक्टर ले रहे हैं तो एंगल ले लेना, बाई साइन इक्वल टू, है ना, ये इक्वल टू हम यहाँ पे ले सकते हैं mg बाई 90 प्लस थीटा। साइन 90। ठीक है, इससे भी सॉल्व करो तो सेम आंसर है। तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अगर इक्विलिब्रियम है तो रिजॉल्व करके बैलेंस कर लो सेपरेटली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, या अगर इक्विलिब्रियम है तो सीधे हम साइन लॉ यूज करना है ना, वैसे सीधे साइन लॉ यूज करेंगे जिससे T2 एंड T3 की वैल्यू आती है, तो दोनों यूज करते हैं। स्टूडेंट सर एक्चुअली मास में एम ज्यादा पर सर मास एम पर T2 कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा ना, सिर्फ वो T1 नहीं मास से उससे उससे मतलब क्या T2 भी कांटेक्ट फोर्स टाइप है टेंशन भी, क्योंकि वो उस पर इफेक्ट नहीं। हाँ, मतलब T2 जो स्ट्रिंग है उससे मतलब है, स्ट्रिंग में डेवलप करना। तो जो आपको लगता है स्टूडेंट यूजली जो है इसको भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। भाई जैसा सिचुएशन है रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेपरेटली बैलेंस rather than कि उसको यूज करें, लेकिन वो भी एक मेथड है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक दो इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो थोड़ा अटेम्प्ट करो। तो कुछ चैट बॉक्स में भी आया हुआ है, लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम, लैमीज, हम सही है, लैमीज थ्योरम लगाएंगे आ तो जाएगा से लिख लो, सॉल्व करेंगे तो आने लगता है, आ तो जाएगा। भाई T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T3 नहीं वो T2 है, बस निकालो कितना साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, तो T2 बाई साइन थीटा, यहाँ पे T3 आ गया और ये mg बाई cos थीटा, तो T3 तो mg बाई cos थीटा आ गया, T2 निकालेंगे साइन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो T2 की वैल्यू जो होगी वो mg tan लैमीज थ्योरम यूज करते, जो आपको सुटेबल लगता है उसको यूज। तो जस्ट आई शेयर वन क्वेश्चन विच आई लाइक वेरी मच, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद है ना, तो उसमें मुश्किल नहीं, आसानी है, पहली क्लास में तो मुश्किल नहीं करवाऊंगा मैं आपसे। हाँ ये ठीक है, बीच में एक स्फीयर लगा हुआ है, स्फीयर का मास m है, तो n1 n2 का रेशियो क्या होगा निकालो। बीच में स्फीयर है वो ऑफ मास है, फेयर रेस्ट पे है ना सर। हाँ इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम स्फीयर इज एन इक्विलिब्रियम।
बैलेंस द फोर्सेस इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये आंसर नहीं आ रहा। अभी तक आंसर मुझे किसी का दिखा नहीं सही। इसके अलावा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है आपको मैं इसको काफी आंसर आप भेज रहे हो। लेट मी चेक द आंसर क्या है। मैं चेक कर रहा हूँ। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया ना, किसी का भी आंसर सही नहीं आया। ना सही से आप एंगल डिसाइड नहीं कर पा रहे। वे एंगल कैसे लगाएंगे सर? तभी गड़बड़ हो गई है। कुछ एंगल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम ना। हाँ, गर्व योर आंसर इज करेक्ट नाउ। गर्व योर आंसर इज करेक्ट। गर्व योर आंसर इज करेक्ट। मैं बताता हूँ इसका सही आंसर है। मैं बताता हूँ कि अब टाइम कितना नहीं है, तो एक और क्वेश्चन मुझे अभी करवाना है। तो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, मैंने यहाँ पर सही डायग्राम बनाया था। इस सिचुएशन में क्या था, एक इंक्लाइन प्लेन था, इसका एंगल थीटा है। एक और आपने प्लेन यहाँ पे लगा, इसका भी एंगल ये बीच का थीटा। बीच में आपने एक स्फीयर फंसा दिया जो कि रेस्ट है। ये कोई स्फीयर है ऑफ मास m जो कि रेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा स्फीयर का। तो स्फीयर के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, सेंटर में इसका वेट लग जाएगा और इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल, नॉर्मल की लाइन हमेशा सेंटर से पास होगी इसमें, और एक इस सरफेस का नॉर्मल, इस नॉर्मल की भी लाइन कहां से पास होगी, इसके सेंटर। अब प्रॉब्लम है इस थीटा एंड थीटा को इधर ट्रांसफर करना है। इधर ट्रांसफर करोगे तभी तो रिजॉल्व कर पाओगे। इस थीटा एंड थीटा को कहां पे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे ट्रांसफर करना है। मैं सीधे लिख दूंगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो, और ये पूरा एंगल 2 थीटा हो गया ना, ये वाला एंगल भी 2 थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये करना पड़ेगा, अगर ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा हो,
और ये पूरा एंगल अगर 2 थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा, जहां मुझे मैं शो करता हूँ वर्टिकल से N2 की लाइन, ये 2 थीटा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि डाउट होना चाहिए। बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ यार, कि अगर कहीं पे भी दो लाइन से इसके बीच में एंगल थीटा है तो दोनों के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल थीटा होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, बेस के परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया थीटा, ये पूरा एंगल अगर 2 थीटा है, बेस के परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, ये 2 थीटा हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जहां आपने ये किया, इसके बाद बहुत ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके अच्छे से बना लेते हैं कि अगर मैं स्फीयर को बनाऊं खाली अलग से यहाँ पे, वैसे जरूरत नहीं है, मैं दूसरी बना सकता हूँ। तो आपको पता है, एक तो इसके सेंटर में वेट लग गया, एक आप बोल रहे हो N1 ऐसे लग रहा है, N1 को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, आप समझे? और N1 का जो वर्टिकल से एंगल है तो थीटा ले लिया, थोड़ा सा अच्छे से करने के लिए, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। मैं N1 जो था इसको पहले शिफ्ट करके यहाँ लगा सकते हैं ना, ऐसे वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे आप N2 को इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ तो जो N2 लग रहा है वो आपका ऐसे लग, और N2 का वर्टिकल से एंगल 2 थीटा कर सकते हैं। उस डायग्राम को सिंपल में इस डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। इसके बाद थोड़ा ध्यान दो कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस। तो अगर मैं फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करूं, हालांकि इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है, सिग्मा Fy अगर मैं 0 करूं, सिग्मा Fy 0 होने का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस। और देखो N1 का यहाँ पे कंपोनेंट क्या आ जाएगा, N1 cos, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, N1 sin। N2 को रिजॉल्व करेंगे तो N2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, N2 sin 2 और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, N2 cos 2। रिजॉल्व करने का रूल यही तो होता है, जहां से एंगल बनता है वहां पे cos आता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin। जहां पे एंगल बनता है वहां पे cos, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin। अब देखो एक बार आपने रिजॉल्व कर दिया ना, तो अभी अलग अलग फोर्सेस का मतलब खत्म हो, उसके कंपोनेंट के टर्म्स में बात करते हैं। मैं लिखूंगा सिग्मा Fy 0, सिग्मा Fy 0 करेंगे तो आपको मिलेगा N1 cos थीटा ऊपर है, नीचे mg लग रहा है, नीचे ये N2 cos 2 थीटा है, सबका सम क्या हो जाएगा 0। अगर y एक्सिस के अलोंग फोर्सेस बैलेंस करूं तो N1 cos थीटा इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करें, इसी को इक्वल इधर ले जाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। अगर मैं x एक्सिस के अलोंग सारे फोर्सेस का सम 0 करूं, N2 sin 2 थीटा इस तरफ और N1 sin थीटा इस तरफ, N2 sin 2 थीटा माइनस N1 sin थीटा। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने जस्ट बोल दिया, लिख लिया। आपका तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ से N1 by N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 by N2 निकाल, N1 by N2 की वैल्यू आ जाएगी sin 2 थीटा by sin। And what is sin 2 theta? 2 sin theta cos theta by sin, है ना? ये sin theta कैंसिल आ गया, आपका जो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का वो 2 cos theta। ये करना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम, रिजॉल्व सिग्मा fx 0 सिग्मा fy, है ना? इससे आपका आ गया N1 by N2 का रेशियो 2 cos। जैसे मैंने पूरा सिस्टमेटिक करके ऐसा किया है, मैं यहाँ भी कर सकता था, मतलब उतना कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं थी, मैं सिंपल से ऐसा कर लिया, यहाँ पे क्लाइंट खींच लेता, ये एंगल 2 थीटा, ये वाला फोर्स हो गया N2 sin 2 थीटा, इधर लग रहा है, ऐसे यहाँ पे क्लाइंट खींच देता मैं, एंगल थीटा हो गया, ये हो गया N1 sin। तो आप देखो वेट तो वर्टिकल है ना, उसको वर्टिकल से क्या मतलब है, मतलब हर डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस हैं, तो अगर ये स्फीयर राइटवर्ड लेफ्टवर्ड नहीं जा रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस, तो सीधे मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ N1 sin थीटा शुड बी इक्वल टू द N2 cos, उससे वही चीज है।
तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं। सर अगर ये दूसरा डायग्राम नहीं बनाते तो वर्टिकल कंपोनेंट अलग आते। अरे कैसे डायग्राम लाने से कंपोनेंट अलग थोड़ी होते हैं। डायग्राम लाने से वर्टिकल कंपोनेंट कैसे अलग आते हैं? कैसे अलग आते हैं? ये n1 है, यहाँ पे n1 cos थीटा हो गया। ठीक है सर, समझ गया सर। क्या करना है? ऊपर तो है n2 sin 2 थीटा। वेक्टर को पैरेलल कहीं भी ले जाएं, जब तक हम उसका पैरेलल चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं करता है। कहीं भी शिफ्ट, ये n2 sin 2 थीटा, ये डाउनवर्ड, वेट भी डाउनवर्ड, इसको बैलेंस। मैंने समझाने के लिए वैसा बना दिया है, तो ये जरूर कर देना। P था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सबसे पहले आप फ्रेम डिसाइड करो। तो नॉर्मली अभी हम ग्राउंड से ही देखते हैं सारी चीजें, फिर हम डिसाइड करेंगे सिस्टम। तो सिस्टम मेरा स्क्वायर फ्री बॉडी डायग्राम शुरू में जो मैंने बनाया, इफ नेसेसरी रिजॉल्व। अगर सारी चीजें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पहले से है तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का रिजॉल्व। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम 0 होगा एंड वर्टिकल में भी 0। उसके सॉल्व और ये चीज नहीं, ये थीटा से कैसे शिफ्ट करते हैं ये। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इस ऑलरेडी टाइम कोई नहीं, वी हैव मेनी क्वेश्चंस ऑफ इट। तो नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे, प्लस उसमें सिग्मा एफ इक्वल टू एम इंक्लूड नॉन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लास जो लॉज ऑफ मोशन की होगी वो इक्विलिब्रियम एज वेल एज नॉन इक्विलिब्रियम। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। Thank you, sir. सर हाँ बोलो बेटा। सर जो इसके पैरेलल क्लास होएगी जो वीकडे में लगती है, उसमें कौन सा चैप्टर होएगा? पता नहीं बेटा, ये वो मुंबई से डिसाइड करते हैं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं होती है ना। सर थैंक मतलब उसकी यू। प्लानिंग यहाँ से नहीं होती, वो मुंबई से Okay. डिसाइड करते हैं साथ। मनस्वी हमने इन्वर्ट नहीं किया है, बस ऐसे शिफ्ट कर दिया सिंपलिसिटी। आप वैसे ही करो, नहीं करो इन्वर्ट। इन्वर्ट नहीं किया मैंने, आगे शिफ्ट करके ले गया। Okay, क्योंकि sir. एंगल तो चेंज Thank you, sir. नहीं किया ना मैंने। जैसे n1 का एंगल थीटा था Yes, sir. तो थीटा ही है, और n2 का एंगल 2 थीटा है तो 2 थीटा है। तो एक्सचेंज नहीं किया मैंने, आगे शिफ्ट करके ले आया। थोड़ा अच्छे से Okay, समझिए। sir. Okay, sir. Thank you, sir.